मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आप चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में जो है हम वंशों की, जो राजवंश थे अपने भारत में, उनकी बात कर रहे थे। आज हम एक नया वंश और ले रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो नए वंश में क्या है। नए वंश का जो नाम है आपके पाल वंश। पाल वंश की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी वंशों का जो है स्थापनकर्ता होता है। इसी तरह से जो पाल वंश है उसके भी स्थापना देखो किसने की, आपको ये ध्यान में रखना है। पाल वंश में देखो, पाल वंश की जो स्थापना थी, पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने की, ठीक है बेटा। पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने की। कब की? 1750 ईस्वी में की, ठीक है। पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा 1750 में की गई। और कहाँ पे की गई? बंगाल में की गई। कहाँ पर की गई? बंगाल में की गई। गोपाल के द्वारा 1750 ईस्वी में बंगाल में जो है पाल वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। इतना अपने को समझ में आ गया कि पाल वंश की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई? गोपाल के द्वारा की गई। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, कब की गई? 1750 ईस्वी में की गई। थर्ड चीज जो है ये है कि कहाँ पर की गई? तो कहाँ पे की गई बेटा? बंगाल में की गई, ठीक है। ये तीनों चीज अपनी क्लियर हो गई है, ठीक है। किसने की, कब की और कहाँ की, ये तीनों कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हैं। अब इसके बाद में एक नया जो शासक था, गोपाल के बाद में दूसरे नंबर का जो शासक आया, धर्मपाल आया। कौन सा शासक आया बेटा? धर्मपाल आया, ठीक है। तो देखो पाल वंश का दूसरा व सबसे शक्तिशाली शासक, पाल वंश का दूसरा व सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक कौन था बेटा? ये धर्मपाल थे, ठीक है। इतनी चीज अपने को समझ में आ गई कि पहला शासक गोपाल हो गया जिसने इस वंश की स्थापना की थी, 1750 में की और बंगाल में की, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में जो है ये सबसे ज्यादा जो है पावरफुल था। इसने जो है अपने राज्य का विस्तार, धर्मपाल ने अपने साम्राज्य का विस्तार कन्नौज तक किया, ठीक है बेटा। अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक किया इसने? कन्नौज तक किया। एक चीज, जब त्रिकोणात्मक संघर्ष चल रहा था, राष्ट्रकूट गए,
ठीक है, धर्मपाल का इतना ही था कि ये जो है पाल वंश का दूसरे नंबर का शासक था। ठीक है, दूसरी चीज, इस पाल वंश का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक कौन था? धर्मपाल था। ठीक है, थर्ड चीज, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक किया बेटा? इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कन्नौज तक किया। इसके जस्ट बाद में एक त्रिकोणात्मक संघर्ष हो गया। त्रिकोणात्मक का मतलब ये हो गया 3 वंशों में एक साथ संघर्ष चला। अब 3 वंश कौन कौन से हो गए? गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, राष्ट्रकूट हो गया और पाल हो गया। ठीक है, ये 3 वंशों में एक साथ संघर्ष हुआ, एक साथ लड़ाई चली। गुर्जर प्रतिहार वंश में, राष्ट्रकूट वंश में और पाल वंश में एक साथ लड़ाई चली, एक साथ संघर्ष हुआ, एक साथ युद्ध शुरू हुआ। तो ये त्रिकोणात्मक हो गया, 3 ओर से संघर्ष हो रहा था। ठीक है, तो इसमें के मध्य जो है चला, इसमें धर्मपाल जो है अपना साम्राज्य बचाने में क्या रहे बेटा? सफल रहे। यही जो है आपके धर्मपाल हैं। अब देखो इसके बाद में एक नया शासक आया जो देवपाल था। ठीक है, अब देखो देवपाल का क्या रोल रहा इसमें, ये समझ में आ गया। गोपाल था जिसने स्थापना की 1750 में की, बंगाल में की। ठीक है, धर्मपाल दूसरे नंबर का शासक था, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कन्नौज तक किया और त्रिकोणात्मक संघर्ष में जो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट व पाल वंश के मध्य चला, जिसमें धर्मपाल अपना साम्राज्य बचाने में क्या रहा बेटा? सफल रहा। ठीक है, अब देखो एक नया जो शासक आया वो आया देवपाल। एक नए शासक का जो है वो देवपाल आया। देवपाल धर्मपाल का उत्तराधिकारी था, बेटा था। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इन्होंने राजधानी को भी चेंज किया। सबसे पहली चीज ये जो है धर्मपाल का क्या था? उत्तराधिकार था। इसने जो है राजधानी, देवपाल ने राजधानी पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र को जो है बदल कर क्या कर दिया? बंगाल कर दिया। पाटलिपुत्र को बदलकर इसने राजधानी क्या कर दी? बंगाल कर दी। देवपाल ये धर्मपाल का उत्तराधिकारी था, पहली चीज हो गई है। ठीक है, इसने अपनी राजधानी को बदलकर जो है, पहले पाटलिपुत्र राजधानी थी पाल वंश की, फिर इसको बदलकर इसने कौन सी नई राजधानी कर दी बेटा? बंगाल कर दी। ठीक है, पहले राजधानी कौन सी थी बेटा? पाटलिपुत्र थी, फिर ये राजधानी बदलकर कौन सी हो गई? राजधानी बंगाल हो गई। अब देखो यहाँ पर एक राजदूत आया, देवपाल के दरबार में जो है एक मतलब जो है बालपुत्र देवा नामक एक सुमात्रा का वो था, राजा था, सुमात्रा के राजा। सुमात्रा के शासक बालपुत्र देवा। ठीक है,
देवपाल के दरबार में जो है सुमात्रा के शासक बालपुत्र देवा का राजदूत आया। मतलब सुमात्रा का शासक था बालपुत्र देवा, उसका राजदूत था, तो उसने अपने राजदूत को कहाँ पर भेजा? देवपाल के राज दरबार में भेजा। अब देखो जैसे ही जो है देवपाल की मृत्यु हो गई, उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार, अभी आपको बताया था त्रिकोणात्मक संघर्ष चल रहा था, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के बीच में। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के देवपाल के बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश के आक्रमण के कारण क्या हुआ बेटा? पाल वंश शक्ति क्षीण होने लगी। जैसे देवपाल की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में पाल वंश की शक्ति धीरे धीरे क्या होने लगी बेटा? पाल वंश की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लग गई, ठीक है। अब देखो जैसे पाल वंश की शक्ति किस वजह से क्षीण होने लगी? गुर्जर प्रतिहार वंश के आक्रमण के कारण। किसके आक्रमण के कारण? गुर्जर प्रतिहार के वंश के आक्रमण के कारण जो है इसकी शक्ति क्या होने लग गई? क्षीण होने लग गई। इसके बाद में एक नवा शासक आया, ठीक है, जिसका नाम था महिपाल। महिपाल के शासक में एक चोल राजा था, ठीक है, उसने जो है गंगा नदी तक जो है इस पर अपना अधिकार कर लिया। अब देखो महिपाल की बात करते हैं अपन। महिपाल फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो महिपाल जो फर्स्ट है ये इस वंश के नवे शासक थे, ठीक है, इस वंश के नवे शासक थे। महिपाल के समय चोल राजा राजेंद्र वर्मन फर्स्ट ने 1023 ईस्वी तक गंगा नदी तक अधिकार कर लिया। ठीक है, फिर 12वीं शताब्दी मध्य तक पाल वंश समाप्त हो गया।
12वीं शताब्दी के मध्य तक फिर क्या हो गया, पाल वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। पहले देखो महिपाल फर्स्ट इस वंश का 9वां शासक था। महिपाल फर्स्ट पाल वंश का 90वें नंबर का शासक था। ठीक है, इसके समय महिपाल फर्स्ट के समय एक चोल वंश का राजा था राजेंद्र वर्मन फर्स्ट। चोल वंश का एक राजा था राजेंद्र वर्मन फर्स्ट। उसने 1023 तक लगभग जो है गंगा नदी तक अपना जो है साम्राज्य का विस्तार कर लिया। गंगा नदी तक, जहाँ पे पहले पाल वंश के राजाओं का शासक था, फिर उसको छीन कर जो है उस पर अब चोल राजा राजेंद्र वर्मन ने उस जगह पर अपना अधिकार कर लिया। इस तरह से धीरे धीरे पाल वंश की शक्ति क्षीण होने लग गई और लगभग 12वीं शताब्दी तक आते आते, जो 12वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते जो है ये वंश पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया था। ठीक है, आपको अभी बताया मैंने 1023 तक गंगा नदी तक अधिकार कर लिया था चोल राजा राजेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। ठीक है, फिर धीरे धीरे इनकी शक्ति और क्षीण होने लग गई और धीरे धीरे अंत तक 12वीं शताब्दी के मध्य तक जो है ये वंश पूरी तरीके से क्या हो गया बेटा, समाप्त हो गया। ठीक है, अब जो बात करेंगे अपन कि ये जो पाल जो राजा थे वो कौन से धर्म को मानते थे। अब इनकी और बात करते हैं। आपके जो पाल वंश के जो राजा थे वो कंप्लीट हो गए। सिर्फ 4 राजाओं का नाम आपको ध्यान में रखना है। गोपाल जिसने इसको स्थापित किया, फिर उसके बाद धर्मपाल जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक था और कन्नौज तक अपने साम्राज्य का विस्तार उसने कर लिया था। फिर उसके बाद देवपाल आया बेटा, जिसने सबसे पहले तो अपनी राजधानी को क्या किया, बदला। पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ पे चेंज कर दी, बंगाल तक चेंज कर दी। फिर उसके बाद में सुमात्रा के एक शासक थे राजा बालीपुत्र। ठीक है, तो उनका एक जो राजदूत किसके दरबार में आया, देवपाल के दरबार में आया। फिर इसके बाद महिपाल का आपको बता ही दिया, अभी अभी जस्ट बताया है। तो इस तरह से जो है ये जितने भी जो शासक थे उनके बारे में बात पूरी हो गई है। लेकिन अब जो इनकी जैसे कुछ धर्म की बात कर लेते हैं, तो पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म को मानते थे। प्रसिद्ध जितने भी जो बौद्ध विहार थे, ठीक है, नालंदा के और जो मतलब विक्रमशिला के जो मतलब महाविहार थे, उनको किसने प्रोटेक्शन दिया था बेटा, पाल वंश के शासकों ने। प्रसिद्ध नालंदा है। संरक्षण दिया। इसके अलावा जो है एक जो फेमस एक वो था बौद्धिस्ट था,
ठीक है। अतिशा जो है किसके दरबार में था? 10वें राजा नेपाल के समय में था। इसके बाद में जो स्थापत्य कला या जो धीमन और वितपाल थे उनको भी पाल शासकों द्वारा जो है संरक्षण दिया गया था। ठीक है, धीमन और वितपाल दोनों को संरक्षण कौन से शासकों ने दिया? पाल शासकों ने दिया था। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है आपका पाल वंश क्या हो गया? पूरा हो गया। बौद्ध धर्म को मानते थे। विक्रमशिला और नालंदा के जो महाविहार थे उनको संरक्षण पाल शासकों द्वारा ही दिया गया था। इसके बाद में बात करें प्रसिद्ध अतिशा जो है किसके समय में था? 10वें शासक नेपाल के समय में ये जो है उपस्थित था। इसके बाद जो है प्रसिद्ध जो वितपाल और नेपाल इस जो स्थापत्य कला को देखते थे, ठीक है, तो उनको जो संरक्षण किसके द्वारा दिया गया था? पाल राजाओं द्वारा जो है इनको संरक्षण दिया गया था। धीमन और वितपाल को संरक्षण पाल शासकों द्वारा दिया गया था। अब इसके बाद में अपन एक नया वंश ले रहे हैं और वो जो नया वंश है वो है आपके राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। अब देखो कि वही बात है, स्थापनकर्ता की अपन बात करेंगे सबसे पहले। तो स्थापना देखो, इस वंश की स्थापना देखो इसकी, तो इसकी स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। ठीक है बेटा, राष्ट्रकूट वंश की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई? दंती दुर्ग द्वारा की गई। और कब की गई? 736 ईस्वी में की गई। और कहाँ पर की गई? नासिक में की गई। ठीक है बेटा, तीनों चीजें क्लियर हो गई। स्थापना किसके द्वारा? दंती दुर्ग के द्वारा की गई। कब की गई? 736 ईस्वी में की गई। और कहाँ पर की गई बेटा? कहाँ पे की गई? नासिक में की गई। ये तीनों क्वेश्चनों के आंसर अपने आ गए। ठीक है, नासिक को इन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाया था। अब देखो इसमें इस वंश के प्रमुख हैं, सबसे पहले ये देखो प्रमुख 14 राजा हुए। अब देखो इसमें कि जो दंती दुर्ग था वो वातापी के जो चालुक्य वंश, एक आपको एक नया वंश हो रहा है चालुक्य वंश, इसकी भी अपन जो स्टडी करेंगे। तो चालुक्य वातापी एक जगह का नाम है। अब देखो सबसे पहले दंती दुर्ग ने जो है वो स्थापना की थी, वो कैसे की थी? दंती दुर्ग दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन क्या था बेटा? एक सामंत था। और बाद में इन्होंने जो है चालुक्य दंती दुर्ग ने जो है वहीं के एक शासक कीर्ति वर्मन सेकंड को जो है हराया।
चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन सेकंड को हराया। वह चालुक्य वंश को समाप्त किया। कर दिया। अब देखना, दंतीदुर्ग ने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन सेकंड को हराया। कौन से वंश का शासक था? कीर्तिवर्मन चालुक्य वंश का शासक था। कीर्तिवर्मन कौन से वंश का शासक था? चालुक्य वंश का शासक था। इसको हरा दिए कीर्तिवर्मन को, ठीक है। और चालुक्य वंश को क्या कर दिया इसने? समाप्त कर दिया दंतीदुर्ग ने। अब आप देखो कि ये जो चालुक्य थे वो वातापी के थे। कहाँ के चालुक्य थे बेटा? ये वातापी के थे। अब आप ये लास्ट में आएगी अपने एक चीज कि जो वातापी के चालुक्यों को तो किसने समाप्त किया? दंतीदुर्ग ने। बोले तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने, लेकिन लास्ट में राष्ट्रकूट वंश को भी जो है वापस इन्हीं चालुक्यों ने समाप्त किया था, लेकिन वो चालुक्य कल्याणी के थे, ठीक है। वातापी के चालुक्यों को तो राष्ट्रकूट वंश ने समाप्त कर दिया, लेकिन चालुक्यों ने ही जो है वापस राष्ट्रकूट वंश को समाप्त किया। ये समझना आप है कि चालुक्यों ने समाप्त किसको? राष्ट्रकूट वंश ने किसको समाप्त किया? चालुक्य वंश को। फिर वापस लास्ट में जो है चालुक्य ने वापस राष्ट्रकूट वंश को समाप्त कर दिया, ठीक है। हाँ, तो ये जो है वापस से इसको समाप्त, चालुक्यों का शासक था कीर्तिवर्मन सेकंड को आया और चालुक्य वंश को क्या कर दिया इसने? समाप्त कर दिया। इसी वंश का एक शासक था कृष्णा फर्स्ट। कैलाशपुरी के मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है। जो राष्ट्रकूट वंश है उसी का एक शासक था कृष्णा फर्स्ट, जिसने कैलाशपुरी के जो कैलाशनाथ के जो प्रसिद्ध एलोरा के टेम्पल, कैलाशनाथ के प्रसिद्ध एलोरा मंदिरों का एलोरा मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है। किसने करवाया? कृष्णा फर्स्ट ने कैलाशनाथ के प्रसिद्ध एलोरा मंदिरों का क्या करवाया बेटा? निर्माण करवाया। क्वेश्चन आपके 1 नंबर का आ जाए कि कैलाशनाथ के प्रसिद्ध एलोरा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो क्या बताएंगे आप? राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्णा फर्स्ट ने जो है कैलाशनाथ के एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद में देखो बेटा, ये जो एक चौथा शासक आता है ध्रुव, इसी वंश का एक चौथा शासक है ध्रुव। उसने क्या किया देखो, अब पहले इसकी बात हो गई दंतीदुर्ग की, उसके बाद कृष्णा फर्स्ट की बात हो गई। ध्रुव ये इस वंश के
इस वंश का चौथा शासक। ध्रुव क्या था? इस वंश का चौथा शासक था। ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज को हराया। ठीक है बेटा, इस वंश का ये चौथा शासक था। ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज को हराया। बस इसके बारे में इतनी डिटेल है कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसके वत्सराज को कौन से राष्ट्रकूट शासक ने हराया बेटा? ध्रुव ने, जो कि इस वंश का क्या था? चौथा शासक था। अब इस वंश का जो पांचवा शासक है गोविंद तृतीय, उसने जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय को जो है डिफीटेड किया था, हराया था। ये चौथे नंबर का शासक हो गया। अब देखो गोविंद थर्ड, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये पांचवें नंबर का शासक था। यह है इस वंश का पांचवा शासक। ठीक है बेटा, ये इस वंश के कौन से नंबर का शासक हो गया? पांचवा हो गया। गोविंद तृतीय ने किसको हराया? गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट सेकंड को हराया। ठीक है बेटा, गोविंद थर्ड ने इस वंश, जो कि इस वंश का पांचवा शासक था, उसने जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय को हराया। इसने भी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक को ही हराया था और इसने भी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक को ही हराया था। इसने वत्सराज को हराया था ध्रुव ने, और गोविंद तृतीय ने किसको हराया? नागभट्ट द्वितीय को हराया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में एक छठा जो शासक आया वो था अमोघ वर्ष। चौथे शासक की बात कर ली, पांचवें शासक की बात कर ली, अब छठे शासक की बात करते हैं। अमोघ वर्ष, अब देखो अमोघ वर्ष, इसमें देखो बेटा यह है छठे नंबर का शासक था। यह छठवां शासक था। यह शांति प्रिय था। इसने लगभग 64 वर्ष शासन किया। इसने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत को बनाया। ठीक है,
ये देखो सारी चीजें, ये छठवां शासक था, छठे नंबर का शासक था, ये शांति प्रिय शासक था। इस वजह से लगभग इसने कितने वर्षों तक शासन किया बेटा, लगभग इसने 64 वर्ष तक शासन किया। ठीक है। और दूसरी चीज जो है, इसने राष्ट्रकूटों की एक नई राजधानी बनाई, और वो नई राजधानी मान्यखेत थी। मतलब इनकी जो नई राजधानी बनाई राष्ट्रकूटों की, वो नई राजधानी मान्यखेत थी। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में एक अरब यात्री था सुलेमान। ठीक है, एक अरब यात्री था सुलेमान। उसने ये माना कि ये उस समय के, यहां से देखो, अरब यात्री सुलेमान ने यह माना कि अमोघ वर्ष उस समय के चार प्रसिद्ध शासकों में एक था। अब देखो, अमोघ वर्ष के बारे में अरब यात्री सुलेमान ने ये माना कि अमोघ वर्ष उस वक्त विश्व में जितने भी शासक थे, उनमें जो 4 प्रमुख शासक थे, उनमें से एक स्थान अमोघ वर्ष का भी था। ठीक है, विश्व के 4 प्रमुख राजाओं में एक जो शासक था वो अमोघ वर्ष भी था। ये किसने माना बेटा, ये माना अरब यात्री सुलेमान ने। इसके बाद में देखो, एक राष्ट्रकूटों के बीच में और जो है चोल किंग, चोल जो राजा थे साउथ के, उनके बीच में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल चला, एक बहुत बड़ा संघर्ष चला। वो कब चला, अब देखो, ये अमोघ वर्ष समझ में आ गया। छठवें नंबर का शासक था, शांति प्रिय शासक था, लगभग 64 वर्षों तक इसने शासन किया, नई राजधानी मान्यखेत को बनाया। इसके बाद अरब यात्री सुलेमान ने यह माना कि अमोघ वर्ष उस समय के 4 प्रसिद्ध शासकों में क्या था, एक था। इसके बाद में देखो, इसी वंश का जो 12वां शासक था कृष्णा थर्ड, इसी वंश का एक 12वां शासक था कृष्णा थर्ड। उसके समय में जो है राष्ट्रकूट और चोल शासकों के बीच में क्या हो गया, बहुत बड़ा स्ट्रगल, संघर्ष शुरू हो गया। अब देखो एक बार, के समय 12वें शासक कृष्ण तृतीय के समय राष्ट्रकूटों व चोल शासकों के मध्य एक संघर्ष शुरू हो गया। राष्ट्रकूटों का पराभव
कल्याणी के द्वारा किया गया। अब आप देखो कि 12वें शासक कृष्णा तृतीय के समय में जो है राष्ट्रकूटों व चोल शासकों के बीच में एक संघर्ष शुरू हो गया, एक युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद में क्या हुआ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं आपको दंती दुर्ग के बारे में बता रही थी उस वक्त मैंने ये बताया था कि ये जो है दंती दुर्ग शासकों, दंती दुर्ग के जो चालुक्य थे उनके अधिक एक सामंत था, लेकिन उसने उनको हरा कर वहाँ पर जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी। वातापी के जो चालुक्य थे उनको हरा दिया और वहाँ पे अपने वंश की स्थापना कर दी। लेकिन मैंने उसी वक्त आपको बताया था कि वातापी के चालुक्यों को तो इन्होंने समाप्त किया, लेकिन कल्याणी के जो चालुक्य हैं वो राष्ट्रकूट वंश को क्या कर देंगे, वापस से समाप्त कर देंगे। मतलब चालुक्यों को राष्ट्रकूटों ने समाप्त किया, लेकिन वापस चालुक्यों ने जो है राष्ट्रकूटों को क्या कर दिया बेटा, समाप्त कर दिया। इसके बाद में देखो जो चालुक्य राजा था तेलप, एक चालुक्य राजा था तेलप, उसने जो है क्या किया, देखो चालुक्य शासक तेलप, चालुक्य शासक तेलप ने जो है राष्ट्रकूट वंश के जो कर्क सेकंड है, समाप्त कर दिया। ठीक है बेटा, चोल शासकों के मध्य एक संघर्ष शुरू हो गया। उसके बाद में इनकी शक्ति जो धीरे धीरे क्षीण होने लगे। अब कल्याणी के जो चालुक्य थे उन्होंने जो है इस ये जो राष्ट्रकूट वंश था उसका पराभव का मतलब होता है विनाश, पराभव का दूसरा मीन होता है विनाश। ठीक है, तो विनाश जो है कल्याणी के चालुक्य द्वारा किया गया। कल्याणी का एक चालुक्य राजा था, ठीक है, जो कौन था, तेलप। कल्याणी का शासक चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य राजा थे और उनमें राजा का क्या नाम था, तेलप। तेलप ने जो राष्ट्रकूट वंश के कर्कदित्य को हरा दिया। चालुक्य शासक तेलप ने राष्ट्रकूट वंश के कर्कदित्य को हरा दिया और इस वंश को क्या कर दिया बेटा, लगभग समाप्त कर दिया। और यहाँ की जो राजधानी थी मान्यकेत, उस पर उसने अपना अधिकार कर लिया और इस वंश का लगभग क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में देखो जो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने जो है संस्कृत और कन्नड़ जो साहित्य है उसको भी सपोर्ट किया। इसके अलावा जो है अरबियन थे, अरबी जो राइटर थे उन्होंने जो है इनको बलहरा कहा है। अब देखो एक बार ये समझ में आ गया, कृष्णादित्य के समय चोलों के मध्य और राष्ट्रकूटों के मध्य एक संघर्ष शुरू हो गया था। राष्ट्रकूटों का पराभव विनाश कल्याणी के चालुक्य द्वारा हुआ। ठीक है, कल्याणी चालुक्य शासक था तेलप, उसने राष्ट्रकूट वंश के कर्कदित्य को हराया और इस वंश को लगभग क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और मान्यखेत जो इनकी राजधानी थी, मान्यखेत को राजधानी बनाने वाले कौन थे, अभी आपको बताया था, छठे नंबर का शासक था, तो क्या नाम था जिसका, अमोघवर्ष। ठीक है, अब ये हिंदू धर्म को मानने वाले थे। हिंदू धर्म को मानते थे, सिंपल सी बात है। ठीक है,
तो इन्होंने जो है संस्कृत और कन्नड़ साहित्य, पोषक थे, कन्नड़ व संस्कृत साहित्य के पोषक थे। और अरबियों ने बलहरा कहा। अरबियों ने इस वंश के शासकों को क्या, ठीक है, ये आपकी राष्ट्रकूट जो वंश है वो पूरा हो गया है। आज आपने दो वंश पढ़े, पहला वंश पाल वंश था जिसके संस्थापक गोपाल थे, दूसरा वंश जो आपने पढ़ा वो राष्ट्रकूट वंश था और जिसके संस्थापक दंतिदुर्ग थे। ठीक है बेटा, अब जो है अपन आगे और भी दो चार वंश आपके रह गए हैं, जैसे चोल रह गया, ठीक है, इसके बाद में जैसे और भी जो आपके चालुक्य डायनेस्टी है, पल्लव है, पाल हो गया, आपके पल्लव रह गया। तो ये सारी जो वंश हैं वो अपन जो है कल देखेंगे। ठीक है बेटा, गुर्जर प्रतिहार वंश है कल, जैसे पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, कल जो है आपकी गुर्जर प्रतिहार वंश चलेगा। ठीक है बेटा, हैव ए गुड लक।